नमस्कार। आज के इस हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जहां एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना ने दशकों बाद कुछ ऐसे असर पैदा किए जिनकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। हम बात कर रहे हैं 1947 के भारत के विभाजन और खेती से जुड़े एक आश्चर्यजनक रहस्य के बारे में। चलिए देखते हैं कि आंकड़े और फैक्ट्स हमें किस तरफ ले जाते हैं। अब जरा इस काउंटर इंट्यूटिव सवाल पर गौर कीजिए। क्या बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन और एक केओटिक रिफ्यूजी क्राइसिस जैसी भारी त्रासदी एक्चुअली किसी क्षेत्र के लंबे समय के खेती के भविष्य को पॉजिटिव तरीके से बदल सकती है? आमतौर पर ऐसी ट्रेजेडी को सिर्फ तबाही से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ मौजूद साइंटिफिक डेटा कुछ और ही कहानी बयान करता है। आइए इसकी गहराई में चलते हैं। इस पूरी घटना की गंभीरता का स्केल समझने के लिए बस इस नंबर को देखिए, 1.7 करोड़, 17 मिलियन। अगस्त 1947 में जब ब्रिटिश एम्पायर का अंत हुआ, तब पार्टीशन के चलते रातों रात इतने लोग बेघर हो गए थे। ये ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे तेजी से हुए माइग्रेशंस में से एक था। ऐसे अचानक उजड़ने और नई जगह बसने ने आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। और यहीं से डेटा हमें सच में हैरान करता है। 1957 से लेकर 2009 तक के फिगर्स बिल्कुल क्लियर हैं। 1951 के सेंसस के मुताबिक जिन जिलों में माइग्रेंट्स ज्यादा आकर बसे थे, ठीक 1959 के आसपास वहां गेहूं की पैदाइश अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर चली गई और उसके बाद ये ग्राफ बस बढ़ता ही गया। आखिर क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई शायद इन लोगों को नेचुरली ही ऐसी जमीन मिल गई होगी जो खेती के लिए पहले से बेहतर थी, है ना? पर नहीं, प्री पार्टीशन डेटा इस बात को कंप्लीटली गलत साबित करता है। हाई माइग्रेंट और लो माइग्रेंट दोनों ही एरियाज में मिट्टी की क्वालिटी, नहरों का नेटवर्क और पुरानी ईल्ड्स बिल्कुल सेम टू सेम थी, कोई फर्क नहीं था। चलिए जमीन को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। क्या वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर था? डेटा यहाँ और भी अजीब हो जाता है। बैंक्स, अस्पताल, पोस्ट ऑफिसेज या सड़कों की लंबाई, इन माइग्रेंट हैवी एरियाज में इन चीज़ों का कोई पॉजिटिव कनेक्शन था ही नहीं। इनफैक्ट प्रैक्टिकली सोचें तो प्रति व्यक्ति स्कूल्स के मामले में तो इनका कोरिलेशन नेगेटिव जा रहा था। एक और बड़ा ट्विस्ट देखिए, ये जो फार्मिंग बूम था ना, ये कोई यूनिवर्सल एडवांटेज नहीं था जो हर फसल पर लागू हो जाए। मक्का और गन्ना यानी मेज और शुगर केन को देख लीजिए, जिन पर हरित क्रांति का असर नहीं हुआ था। इनकी पैदाइश का ग्राफ बिल्कुल फ्लैट रहा, यानी ये बूम सिर्फ और सिर्फ नए बीजों वाली फसलों तक ही सीमित था, बाकी कहीं नहीं। इस टाइमलाइन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जादू रातों रात नहीं हुआ। 1947 में माइग्रेशन हुआ, फिर 60s के दशक में इंटरनेशनल लेवल पर नए चमत्कारी बीज डेवलप हुए, और लेट 60s से 70s के बीच जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तब जाकर 80s में इन पर्टिकुलर जिलों का प्रोडक्शन डाइवर्जेंस साफ दिखने लगा। ये एक काफी लंबा गैप था। दरअसल ये जो नए बीज थे, इन्हें हाई यील्डिंग वेराइटीज या HYV कहा जाता था। IR8 चावल या नोरिन 10 ब्रेवो गेहूं जैसी क्रॉसब्रेड फसलें, इनका तना छोटा और सख्त होता था, जिससे फसल की सारी ऊर्जा अनाज बनने में लगती थी। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा कैच था। इन्हें उगाने के लिए बहुत ही प्रिसाइज इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स की भारी मात्रा चाहिए थी। किसानों के लिए ये बिल्कुल नई और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को सीखने जैसा था। तो इन माइग्रेंट हैवी जिलों ने इस चैलेंज को कैसे फेस किया? यहाँ डेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इन्होंने एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को दोनों हाथों से अपनाया। बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ ट्रैक्टर्स का यूज 20% ज़्यादा था और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी लगभग 4.6% ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने नई और महंगी चीज़ों पर भारी रिस्क लिया। और ये सब हमें अपनी कहानी के आखिरी और सबसे बड़े रहस्य पर लाकर खड़ा कर देता है। जब जमीन बेहतर नहीं थी, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं था, तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते इन्हीं खास जिलों में कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और ट्रैक्टर्स को अपनाने की इतनी तेज भूख देखी गई? ऐसा वहां क्या अलग था? इसका सही जवाब उन शरणार्थियों की मानव पूंजी यानी उनके ह्यूमन कैपिटल में छुपा है। जो आबादी उजड़कर वहां बसी थी, वो अपने साथ 3 कमाल के एडवांटेजेस लेकर आई थी। उनका लिटरेसी रेट बहुत हाई था, उनके पास कमर्शियल उधार देने का एक्सपीरियंस था और उनका बैकग्राउंड व्यापारिक था, जिसमें खत्री, अरोरा और बनिया समुदाय के लोग शामिल थे। यही था उनका असली सीक्रेट वेपन। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स साफ दर्शाते हैं कि पार्टीशन से दशकों पहले ही हिंदू और सिख आबादियां एजुकेशन के मामले में बाकियों से लगातार आगे चल रही थीं।
वेस्टर्न पंजाब, सिंध और ऐसे कई एरियाज में जो बाद में पाकिस्तान बन गए, इनकी बेसिक पढ़ाई लिखाई का लेवल शुरू से ही बहुत मजबूत था। हमें पुराने कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में भी इसके पक्के सबूत मिलते हैं। 1881 के पंजाब सेंसस में तो यहाँ तक लिखा गया था कि ये किसान भारत के सबसे बेहतरीन और मेहनती किसान थे। अब क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और मेहनती थे, तो नई साइंटिफिक फार्मिंग को समझना और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना उनके लिए काफ़ी आसान हो गया था। और एक और सच जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे, उनका कमर्शियल एक्सपीरियंस। 1951 के आंकड़ों में कमर्शियल सेक्टर के हिस्से को लेकर एक मैसिव डिस्पैरिटी देखी जा सकती है। इन माइग्रेंट्स का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही छोटे किसानों को क्रेडिट देने यानी उधार देने के मार्केट को चलाता था। पैसा और रिस्क कैसे मैनेज करना है, ये इन्हें बखूबी आता था। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यहाँ इन दो बिंदुओं का इक्वेशन है, क्रेडिट प्लस लिटरेसी इक्वल टू टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। नए बीज की साइंस को समझने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है और महंगे ट्रैक्टर्स खरीदने के लिए क्रेडिट चाहिए। विस्थापित होकर आई इन आबादियों के पास ये दोनों एग्जैक्ट एडवांटेजेस पहले से मौजूद थे। ये पूरा एक्सप्लेनर हमें आखिर में इस बहुत ही प्रोफाउंड थॉट के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसी ह्यूमन कैपिटल जो किसी बेहद दर्दनाक जियोपॉलिटिकल ट्रेजेडी की वजह से अपनी जगह से उजड़ चुकी हो, वही अपने तजुर्बे और क्षमता से आने वाले दशकों में किसी देश के इकोनॉमिक इनोवेशन का सबसे शक्तिशाली बीज बन सकती है? ये आंकड़े सच में इस बात का इशारा करते हैं कि इंसानी जज्बा किसी भी त्रासदी से ऊपर उठकर भविष्य को बिल्कुल एक नई दिशा दे सकता है।